बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। शेख रशीद का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। जुडिशल रिमांड से निकालकर मरी पुलिस के हवाले कर दिया गया है और दबाव बढ़ाया जा रहा है कि इमरान खान को छोड़ दो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या शेख रशीद ये दबाव बर्दाश्त कर पाएंगे? इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर 3 लोगों की खुफिया मुलाकात हुई है जेल के अंदर शेख रशीद से। ये 3 शख्सियात कौन थी, क्या पैगाम लेकर आई और उन्हें जेल में एक्सेस किसने दिया, क्या प्लान तैयार किया जा रहा है, ये कहानी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर एक अहम तरीन शख्सियत ने माइनस इमरान फार्मूला इमरान खान के करीबी दोस्त को बता दिया। ये फार्मूला क्या है और इस पर किस तरह अमल किया जाएगा और इमरान खान की जवाबी हिकमत अमली क्या है, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर व्यूअर्स, पीडीएम को एक और झटका। अदालत ने पीटीआई के 43 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। क्या नून लीग के मर्जी के अपोजिशन लीडर की अब छुट्टी होने वाली है? इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और फिर रियासत के आईनी सरबराह ने एक्शन ले लिया बिलाखिर और इलेक्शन कमीशन को ये खत लिख दिया है। इलेक्शन बर वक्त ना कराए तो आईनी खिलाफ वर्जी के नताइज आपको भुगतना होंगे। और फिर आपको ये भी बताएं कि इमरान खान के मजीद साथी गिरफ्तार हो रहे हैं। इमरान खान ये कहते हैं कि एक हद मुकर्रर है, इसके बाद मेरे एक्शन का ये सामना नहीं कर सकेंगे। और इमरान खान का ये एक्शन क्या होगा? और फिर एक फोर्स पहुंची है जमान पार्क में। इस फोर्स की कहानी भी आपके सामने रखेंगे क्योंकि इतलात ये हैं कि इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि अभी लोग आजम सवाती, शहबाज गिल और फवाद चौधरी की गैर कानूनी गिरफ्तारियों और गैर कानूनी तहवील का रोना रो ही रहे थे कि शेख रशीद साहब भी अब जेर ताब आ गए। अदालतों की नाइंसाफियां पाकिस्तान में अपने अरूज को पहुंच चुकी हैं। एक तरफ उन्हें जमानत के हक से महरूम रखा गया, एक अदालत ने उन्हें दूसरे मुकदमात पर कार्रवाई से रोकने का हुक्म भी दिया। मगर आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने मरी पुलिस की दरखास्त पर शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर होने के बावजूद जेल से निकलवाया और राहदारी रिमांड देकर मरी पुलिस के हवाले कर दिया है। शेख रशीद को जेल से निकालने से लेकर अदालत के अंदर तक व्यूअर्स, सफेद कपड़ों में मशकूक और पुरस्कार शख्सियात जो हैं वो दोनों तरफ उनके मौजूद थी। अदालत और पुलिस को हदायत जारी कर रही थी, यानी इंस्ट्रक्शंस जो हम कहते हैं ना बार बार, कि इस फैसले के पीछे कोई और ताकत है और ये जज का कलम नहीं था बल्कि किसी का हुक्म था। तो वो आज अदालत के अंदर हमें नजर भी आया और जो लोग वहां पर मौजूद थे, मैं कोट अनकोट आपको बता रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी शख्सियात सफेद कपड़ों में मौजूद थी जो ना सिर्फ पुलिस को हदायत जारी कर रही थी बल्कि दूसरी तरफ अदालत को भी डिक्टेट किया जा रहा था। दौरान समाअत शेख रशीद के वकील ने कहा कि शेख रशीद हिरासत में हैं। मरी पुलिस की जानिब से राहदारी रिमांड की इस्तदा पहले मुस्तरद इस अदालत ने कर दी है। शेख रशीद कहीं भागे नहीं जा रहे, हौसला करें, वो यहीं पर मौजूद हैं, हिरासत में हैं। और फिर सबसे अहम पहलू आज की इस समाअत का, जो लोग वहां पर मौजूद थे, मैं कोट अनकोट आपको बता रहा हूं कि जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनका बार बार ध्यान ना सामने जो सफेद कपड़ों में शख्सियात खड़ी थी उनकी तरफ जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उनसे किसी किस्म की डिक्टेशन जो है वसूल कर रहे हैं क्योंकि मुसलसल इशारे जो हैं उन्हें किए जा रहे थे। और अदालत ने बहुत ही मासूम अंदाज में ये मरी पुलिस से इस्तफसार किया कि क्या आप पहली बार राहदारी रिमांड की इस्तदा कर रहे हैं? जिस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जी हां, पहली बार राहदारी रिमांड की इस्तदा की गई है, इससे पहले नहीं की। जज ने इशारा पाते ही, यानी जो सामने लोग खड़े थे, पुलिस की जानिब से राहदारी रिमांड की दरखास्त पर फैसला सुनाया और शेख रशीद को 1 दिन की राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये पाकिस्तान के अंदर हमेशा से इसी तरह होता रहा। अदालतें हमेशा कंट्रोवर्शियल रही हैं कि उन्हें कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो देता है और कुछ ताकतें मौजूद रहती हैं अदालतों को डिक्टेट करने के हवाले से। अब शेख रशीद साहब की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। पाकिस्तान के अंदर आइंदा की सियासत कैसी होगी और कुछ ताकतें इमरान खान को माइनस करने के हवाले से क्या प्लान तरतीब दे रही हैं। शेख रशीद साहब ने अपनी इस गैर रस्मी गुफ्तगू में ये इंकशाफात किए हैं। शेख साहब ये कहते हैं कि बाहर से 3 लोग जेल में मुझसे मिलने आते थे, यानी एक दफा नहीं, बार बार उनसे मिलने के लिए कुछ शख्सियात हैं, यानी 3 लोगों का बताया है शेख रशीद ने कि उनसे बार बार मिलने के लिए जेल के दरवाजे किसी के हुक्म पर खोले जाते हैं। उनके आने से पहले
जेल अफसरान अलर्ट हो जाते थे। जब वो मिलने आते तो शेख रशीद साहब की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती और उन्हें रस्सियों से कुर्सी के साथ बांध दिया जाता है। ये भी कोट अनकोट शेख रशीद साहब ने ये बात कही है। फिर वो ये भी कहते हैं कि ये पुरस्कार लोग उन्हें आगाह करते कि ये पीटीआई के अंदर से एक और पार्टी बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर ना जमातें इसी तरह बनती हैं रातों रात, कि 5 लोग इधर से तोड़ो, 40 लोग कहीं और किसी और जमात से यानी इलेक्टेबल्स जो हैं वो इकट्ठे करके एक नई पार्टी खड़ी कर दी जाएगी। पाकिस्तान के अंदर यही कुछ हो रहा है। कुछ ताकतें इमरान खान की मकबूलियत को कम करने के लिए उनकी जमात के लोगों को तोड़ेंगी और इसीलिए शेख रशीद पर यह दबाव जो है बढ़ाया जा रहा है कि इमरान खान को छोड़ दो, इमरान खान का साथ छोड़ो, ये इमरान खान को किसी सूरत नहीं आने देंगे। ये भी बताया गया शेख रशीद को। मुझसे हमेशा सियासी बात की जाती, मुकदमात के ऊपर बात नहीं हो रही। शेख रशीद से ये कहा जा सकता है ना कि जनाब आपने बिलावल के ऊपर क्यों ये ऐसी बातें कही, या आसिफ अली जरदारी से क्यों ऐसी बातें आप करते हुए नजर आए। कोई तफ्तीशी वहां पर नहीं पहुंचता। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की ताकत को, सियासी कुव्वत को तोड़ने के लिए उसके साथियों को रगड़ा जो है वो लगाया जा रहा है। और शेख रशीद साहब ऑब्वियसली इस वक्त ज़ेरे इताब हैं। शेख साहब ये भी कहते हैं कि मुकदमात की बात करो, जो मेरे ऊपर झूठे इल्जामात लगाए गए उसके हवाले से कोई तफ्तीश करनी है तो वो मैं हाजिर हूं, लेकिन हमेशा सियासी गुफ्तगू की गई, नई पार्टी बनाने की बात की गई, इमरान खान को किस तरह माइनस करना है उसके हवाले से मुझे इशारे दिए गए। और ये बार बार ये 3 शख्सियात कहती हुई नजर आई कि इमरान खान को अब माइनस हो जाना है इस पूरे निज़ाम से, तो लिहाजा इमरान खान का आप साथ मत दें। शेख साहब ये भी कहते हैं कि इन बातों और प्लान से बिल्कुल लग रहा था कि ये इमरान खान को नाअहल करवाने का फैसला कर चुके हैं। और फिर साबिक वज़ीर दाखिला वो ये भी कहते हैं कि खुफिया लोग मुझे रात को एक अहम शख्सियत से मिलवाना चाहते थे। अब 3 लोगों ने जोर लगाया कि इनकी बात को मान लिया जाए, लेकिन शेख साहब ने इनकार कर दिया कि अब हम इस उम्र के हिस्से में वफादारियां तब्दील नहीं करेंगे, हमदर्दियां नहीं बदली जा सकती। मारना है मार दो, जेल में डालना है डाली रखो, लेकिन मैं इमरान खान का सिपाही हूं, इमरान खान के साथ खड़ा हूं और यकीनन इमरान खान का ही मैं हमेशा साथ दूंगा। इनकी कोशिश ये थी कि जब बात नहीं बनी तो शेख साहब की मुलाकात किसी अहम शख्सियत से करवाई जाए। शेख साहब ये भी कहते हैं लेकिन मैंने उस अहम शख्सियत से मिलने से इनकार कर दिया। और फिर शेख साहब ये भी कहते हैं कि मुझे प्लान से पहले ही आगाह कर चुके थे। और शेख रशीद साहब का ये भी दावा है कि किसी सूरत भी हमदर्दियां नहीं बदली जाएंगी, मैं इमरान खान के साथ डट कर खड़ा रहूंगा और मुझे यकीन है जो प्लान मुझे बताया गया है कि उसके मुताबिक सूबाई और मरकज के इलेक्शन इकट्ठे होंगे। यानी ये भी जो शख्सियत उन्हें मिलने आई, इन 3 शख्सियात में से उन्होंने बता दिया कि अगर आप ये समझते हैं कि इंतखाबात की तारीख ले ली जाएगी या इमरान खान इलेक्शन के अंदर, तो ये भी आप भूल जाएं, क्योंकि हमने फैसला कर लिया है कि हम इमरान खान को माइनस करने जा रहे हैं और शेख रशीद साहब को अब तोड़ने की ये बातें करके कोशिश की जा रही है। और फिर सबसे अहम बात ये व्यूअर्स के जब इन 3 शख्सियात ने प्लान भी रख दिया, ऑप्शंस भी शेख रशीद को दे दिए और किसी तरह भी शेख साहब मान नहीं रहे थे ना, तो इन्होंने फिर प्लान बनाया कि क्यों ना शेख साहब को बाहर लेकर जाएं और मुलाकात करवाएं। अब ये बाहर कहाँ लेकर गए और किससे मुलाकात करवाना चाहते थे और क्या पैगाम दिलवाना चाहते थे जब शेख साहब मान नहीं रहे, इसकी डिटेल्स उन्होंने नहीं बताई। लेकिन शेख साहब को सियासी तौर पर गिरफ्तार किया गया। तौहीन जरदारी और तौहीन बिलावल का ये मामला नहीं है, बल्कि एक नई पार्टी बनाने का ये मामला है। और ये पार्टी अब जेल में तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि भाई अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे साथ भी वही सलूक करेंगे जो हमने आजम सवाती के साथ किया, शहबाज गिल के साथ किया या फिर फवाद चौधरी के साथ किया, और इस वक्त शेख रशीद के साथ भी वही सलूक जो है वो रखा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि शेख रशीद साहब कितनी देर तक इसका डटकर मुकाबला करते हैं और फिर आने वाले दिनों के अंदर क्या एक नई पार्टी बनती है, शेख रशीद साहब को कोई मकाम दिया जाता है उस पार्टी के अंदर, या फिर शेख रशीद इमरान खान के साथ जो है वो डटकर खड़े होंगे। क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि दूसरी तरफ चौधरी निसार साहब जैसे करैक्टर्स जो है ना वो एक्टिव हो गए हैं, ज़िमनी इंतखाब में अपने बेटे को भी लड़ा रहे हैं। तो मैंने जो प्लान आपके सामने तकरीबन 1 माह पहले रखा था, तो ये किरदार इसी तरह बनते हैं। पार्टीज एक्टिव होती हैं, उनका एक हिस्सा होगा, कंट्रोल कोई और करेगा, जाली मैंडेट होगा, जाली इनकलाब होगा, और इस जाली मैंडेट को पाकिस्तान की आवाम पर हमेशा की तरह मुसल्लत करके कोई अपनी अना की तस्कीन जो है वो महसूस करेगा। अभी और यही कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर पिछले कई बरसों से, और मुख्तलिफ ताकतें
آپ کو اس وقت عمران خان کو گراتے ہوئے نظر آئیں گی۔ اب خان صاحب نے اس کے اوپر کچھ انکشافات کیے، کچھ رد عمل بھی دیا۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں شریفوں کے خلاف ہونے والی کارروائیاں اور گرفتاریاں پاناما انکشافات تھے، جسے مسترد کیا گیا۔ ان کے خلاف تو جیل میں وی آئی پی سلوک جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ گھر سے پکا ہوا کھانا ہمیشہ نواز شریف صاحب کے لیے آیا، یعنی پرہیزی کھانا۔ انہوں نے تو کبھی جیل کا کھانا نہیں کھایا۔ اور جو ٹائلز لگوائی گئی اور ایسی کہانیاں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ لندن میں ایک صاحب یہاں پہ رہتے ہیں اور میں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ میں ان سے بات کر سکوں، جو جیلر تھے ان دنوں میں جب مشرف صاحب نے انہیں جیل میں رکھا، اڈیالہ جیل کے اندر، اور وہ کہانیاں سناتے ہیں کہ کس قسم کا سلوک نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ کیا جاتا اور کس قسم کی عیاشی جو ہے یہ کرتے ہوئے لوگ نظر آئے۔ لیکن آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمیں کال کوٹری میں رکھا گیا، یعنی جس قسم کے ہتھ کنڈے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ ماضی میں ایسا نہیں ہوا، کیونکہ جو مقدمات تھے وہ انٹرنیشنل ریولیشنز تھی، انکشافات تھے جس کی بنیاد پر بنائے گئے، جس کا جواب جو ہے وہ پاکستان کی عوام آج بھی سننے کے لیے منتظر ہے، کیونکہ جواب نہیں ہے۔ عدالتوں نے جو بھی ان کے خلاف فیصلے دیے، جو ان کے اب حق میں فیصلے آئے، یہ پورا کا پورا نظام جو ہے نا ویورز، اور انصاف آپ کو ایک انجینئرڈ انصاف پاکستان میں نظر آئے گا، جو صرف مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ بلاول کا نام اور پھر زرداری کا نام لے کر کچھ طاقتیں عمران خان کے خلاف آج بھی برسر پیکار ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے، یعنی وکلا تنظیمیں خان صاحب سے مل رہی ہیں، اور وکلا جو جتنے بھی آپ کی قیادت ہے ان کی ملاقات ہوئی لاہور کے اندر زمان پاک میں، اور خان صاحب نے انہیں باقاعدہ طور پر دعوت دی ہے کہ جیل بھرو تحریک میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، لسٹیں تیار کی جائیں گی، لوگوں کو جب گرفتار کیا جائے گا تو اوبویسلی اس میں وکلا بھی اس جو پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو موومنٹ ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ اب سب سے بڑا جو دھچکا ملا ہے نا ان کو لاہور ہائی کورٹ سے، میں نے آپ کو کئی روز سے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی پاکستان کے اندر عام انتخابات ہوں گے، حکومت وقت آپ کو تاریخ نہیں دے گی، بلکہ یہ تاریخ عدالتوں سے آنی ہے۔ اب ایک کلا بازی لگوائی ہے پی ڈی ایم کے ٹولے کی پاکستان کی ایک عدالت نے، اور عدالتی فیصلہ یہ آیا کہ پی ٹی آئی کے 43 اراکین اسمبلی جو ہیں انہیں بحال کیا جاتا ہے، جو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا۔ اب یہ فیصلہ واپس جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ اس پر راجہ ریاض صاحب کی کچھ گفتگو ہے، میں اگلے پروگرام میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ بہت ذرا جذباتی وہ نظر آئے، اور ان کا کیا کہنا تھا، اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب کیا پلان بنا رہے ہیں، یہ کہانی بھی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر کے انہیں اس لیے الیکشن کمیشن سے ڈی نوٹیفائی کرا لیا تھا تاکہ وہ قومی اسمبلی میں اپنی مرضی کا اپوزیشن لیڈر منتخب نہ کرا سکیں۔ آج پی ڈی ایم کو اس وقت بڑا دھچکا لگا ویورز، جب لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے 43 ارکان قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم معطل کر دیا۔ پی ٹی آئی ارکان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کے مطابق استعفے منظور کرنے کے لیے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ جسٹس شاہد کریم نے استفسار کیا کہ بتائیں کہ کن قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اسپیکر نے استعفے منظور کرنے سے قبل آئین کے تحت انکوائری نہیں کی، ارکان اسمبلی استعفے منظور کرانے کے لیے اسپیکر کے پاس پیش نہیں ہوئے، اور عدالت نے 43 ارکان اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم معطل کر دیا، اور 43 حلقوں میں ضمنی الیکشن بھی تاحکم ثانی روک دیا ہے، اور اس پر نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ اور پھر فواد چوہدری صاحب کا ریئیکشن سامنے آیا کہ اب یہ لوگ اسمبلی میں جائیں گے اور پھر اسپیکر اب نیا اپوزیشن لیڈر جو ہے اسے نامزد کریں، اور اس فیصلے کے ساتھ ہی ان حلقوں میں عدالت نے ضمنی الیکشن بھی ملتوی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ صدر عارف علوی صاحب کا ایک خط سامنے آیا ہے، اور ان کی کچھ آئینی ذمہ داری ہیں، اور ہم ہمیشہ سے کہتے رہے کہ صرف ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جہاز میں بیٹھیں، لاہور آئیں اور عمران خان کو کچھ لوگوں کے پلان سے آگاہ کریں، میسیجنگ کے لیے کریں، میڈییشن کریں، بلکہ ان کا ایک آئینی کردار ہے جو انہیں ادا کرنا چاہیے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد حکومت، گورنر اور الیکشن کمیشن 90 روز میں انتخابات سے فرار اختیار کر رہے تھے۔ یہ انتہائی اہم نقطہ ہے جو اب ٹیک اپ کیا گیا ہے صدر عارف علوی صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے خط لکھا، اور آئین میں جو چیزیں درج ہیں کچھ لوگوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس جو ہے دلایا گیا ہے۔ صدر مملکت نے خط میں لکھا کہ آئین تاخیر کی اجازت نہیں دیتا،
इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन का शेड्यूल फौरी जारी करे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करे ताकि क्या सराइयों पर मबनी प्रोपेगेंडे को ख़त्म किया जा सके। ख़त में यह भी लिखा गया कि इंतखाबात मुलतवी या उनमें ताख़ीर करने का जवाज़ फराहम करने वाले हालात मुल्क में मौजूद नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर तरफ से एक फ़िज़ा कायम की जा रही है व्यूअर्स, कि मईशत इस बात की इजाज़त नहीं देती। अमन व अम्मा की जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर बहुत ही ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी है। दहशतगर्दी सर उठा रही है, पाकिस्तान के पास पैसे मौजूद नहीं हैं, और फिर अब मर्दमशुमारी का शोशा भी जो है वो छोड़ा जा रहा है। इन हर तरफ से इलेक्शन कमीशन मिलकर खेल रहा है हुकूमत वक्त के साथ, और एक माहौल जो है बनाया जा रहा है। सदर आरिफ अलवी का ये ख़त इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर ये आइनी जिम्मेदारी, चूंकि आप जब अदालत में जाते हैं ना तो फिर आपको ये तमाम कहानी बयान करनी पड़ेगी कि क्या सदर आरिफ अलवी साहब ने कुछ इस हवाले से चीज़ की है, ख़त लिखा है। और लाहौर में अज़हर सदीक साहब ने बाकायदा इस ख़त को बुनियाद बनाकर एक पटिशन भी, आइनी पटिशन जो है वो दायर करती है लाहौर के अंदर, और इसके ऊपर नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। और फिर आरिफ अलवी साहब ये भी कहते हैं कि हालिया आलमी तारीख साबित करती है कि इंतखाबात के इल्तवा ने जमहूरियत को तवील मुद्दती नुकसान पहुंचाया। जब इंस्टीट्यूशंस काम नहीं करेंगे ना तो फिर राजा रियाज जैसी अपोजिशन होगी और शहबाज शरीफ जैसी हुकूमत होगी, और लोगों को सिर्फ एकोमोडेट करने के लिए आप ये नंबर्स बढ़ा रहे हैं। ये खबर मेरे पास है, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि 83 शख्सियात अरबों रुपए कैसे लेकर उड़ी हैं। और फिर आरिफ अलवी साहब ये भी कहते हैं कि आइन असम्बलियों की तहरील के बाद 90 रोज में इलेक्शन करवाने पर जोर देता है। खत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को हल्फ के मुताबिक बुनियादी जिम्मेदारी की याद दहानी करवाते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 218 की शिक 3 इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात को यकीनी बनाने का फर्ज जो है वो उस पर अमल करना इनकी जिम्मेदारी है, ये दे आर ड्यूटी बाउंड। और फिर इलेक्शन कमीशन फ़राइज़ की अदायगी में नाकाम रहा तो आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाएगा। सदर मुमलिकत ने साबिक अमरीकी सदर अब्राहम लिंकन का हवाला देते हुए लिखा कि अब्राहम लिंकन ने 1864 में खाना जंगी के दौरान भी इंतखाबात को मुअत्तल करने का नहीं सोचा। दुनिया की पुरानी जमहूरियतों ने जंगों के दौरान भी इंतखाबात में कभी ताख़ीर नहीं की। अमेरिका में 1812 में बरतानिया के साथ जंग के बावजूद इंतखाबात का इनेकाद हुआ। और ख़त में यह भी मज़ीद लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान करके आइनी कदम उठाया। आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का बुनियादी और लाजमी फ़र्ज है। व्यूअर्स, अगर जंग के दौरान किसी भी मुल्क के अंदर इलेक्शन हो सकते हैं तो फिर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? ये सिर्फ और सिर्फ कुछ बोने हैं, सियासी बोने, जो पाकिस्तान की जमहूरियत को मजाक बना रहे हैं। अब ये पाकिस्तान के सियासतदानों पर है, पाकिस्तान के इदारों पर है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त किसी के घर की नौकरी कर रहा है, और इलेक्शन कमीशन ने एक दफा नहीं मुतअद्दिद दफा ये साबित किया। आप अगर प्रोसिक्यूटर साहब जो एक वकील की हैसियत से पेश होते हैं इलेक्शन कमीशन के, वो वहां पर ये बयान देते हुए नजर आए कि इमरान खान इस अदालत में पेश नहीं हो सकता लेकिन कंटेनर पर चढ़कर वो डांस कर सकता है। ये अल्फाज थे एक वकील के, और वो ये अदालत के सामने कर रहा है। पाकिस्तान की अदालतों को भी गैरत नहीं आती, होश नहीं आता, और किस किस्म के हालात हैं वो आपके सामने हैं। और ये भी व्यूअर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि जो सब बात हो रही है कि ये ख़त बहुत अहमियत रखता है, आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये आइनी जो कस्टोडियन है आपके मुल्क के सदर साहब, उनकी तरफ से लिखा गया है। अगर इलेक्शन कमीशन ने इस ख़त के बाद भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो सदर मुमलिकत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बोर्ड के तमाम मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ऐसा रेफरेंस भेज सकते हैं जिस पर उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होगी, याद रखिएगा। व्यूअर्स, ये हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। हर तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस इंतखाब को रोका जा सके। आपको ये भी बताएं कि एक तरफ पैसे नहीं है, दूसरी तरफ जो शाह खर्ची हैं वो आपकी बढ़ गई हैं, क्योंकि आपने लोगों को एकोमोडेट करना है। जब ऐसी हुकूमतें बनती हैं ना, तो पहले तो इमरान खान की काबीना पर सवाल उठाए जाते थे कि जनाब देखें कि एक लाहो लश्कर है, इमरान खान के साथ चलता है। खान साहब ने उसको भी कम किया, लेकिन अब क्या हुआ कि मज़ीद 5 माविन खुसूसी जो हैं वो मुकर्रर कर दिए गए हैं, और अब काबीना की जो तादाद है
وہ 83 پر پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں وزیر اعظم کے 38 معاونین خصوصی ہیں, یعنی شہباز شریف صاحب اتنے نااہل ہیں کہ انہیں معاونین خصوصی جتنے بھی ہیں ان کی ضرورت ہے جو انہیں چلا سکیں. اور پھر 34 وفاقی وزراء ہیں, 7 وزرائے مملکت ہیں اور 4 مشیر ہیں جو شہباز شریف کو ہر وقت بتاتے ہیں کہ بھائی جان کم کیویں کرنا ہے. اور اب نئے 5 معاونین خصوصی کا عہدہ وزیر مملکت کے یہ جو برابر ہے, ان کی تعداد جب آپ اس میں پلس کرتے ہیں, ایڈ آن کرتے ہیں, تو اب یہ 83 تک پہنچ گئی ہے. اور تنخواہیں اب کہاں سے آئیں گی؟ 15 دن کے ذخائر آپ کے پاس موجود ہیں, لیکن سسیلین مافیا اور امپورٹڈ حکومت جو ہے یہ سب کام کر رہی ہے. ویورز, آخر میں آپ کو بتائیں کہ بار بار اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, اور اس ممکنہ گرفتاری کے پیش نظر لوگوں نے عمران خان کی حفاظت کی اب ذمہ داری اٹھا لی ہے, اور دستے لوگوں کے پی کے سے چل رہے ہیں, اور جوانوں کی ایک فورس ہے جو اس وقت زمان پارک کے باہر موجود ہے, اور یہ ڈنڈا بردار فورس ہے جو عمران خان کی حفاظت کے لیے زمان پارک کے باہر ہر وقت اب پیرا دے گی. لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید عمران خان کی حفاظت کے لیے امپورٹڈ حکومت یہ سمجھتی رہی کہ لوگ نہیں پہنچیں گے, لیکن لوگوں نے اپنی ایک فورس خود تیار کر لی ہے, اور اگر کسی قسم کا ایکشن زمان پاک کے باہر ہوتا ہے تو لوگ ڈھال بنیں گے اور عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے. پچھلے 24 گھنٹوں سے یہ فورس وہاں پر موجود ہے. تقریباً 400 سے 500 جوان جو ہیں مختلف شفٹس کے اندر ڈیوٹی دیں گے, وہیں پر رہیں گے, اور ایک پورے کا پورا زمان پاک کے باہر ایک شہر آباد کر لیا گیا ہے جو صرف عمران خان کی حفاظت کے لیے یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں. ویورز, یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نے کہا.